चाल और वेग को अगर हम समझना चाहें तो चाल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के सापेक्ष, या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की समय के सापेक्ष जो दर है उसको हम चाल कहेंगे। और वेग क्या हो जाएगा? वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन की समय के सापेक्ष जो दर है उसको हमने क्या नाम दे दिया? वेग। तो चाल और वेग कुछ वैसा ही है जैसा दूरी एवं विस्थापन में अंतर था। उनका जो टाइम रेट है समय के साथ में उनकी जो दर है उसी को हमने क्या नाम दे दिया? चाल और वेग। चलिए इनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा हमने देखा था कि दूरी हमारी कैसी है? अदिश राशि। वैसे ही चाल भी कैसी है? अदिश राशि होगी, राइट। यह समय के सापेक्ष दूरी तय करने की दर है ना। दूरी को अगर हम समय से भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा। और इसकी विमा देखिए, इसकी विमा कितनी हो जाएगी? m0LT-1। कैसे निकाला हमने? तो देखिए यहाँ पे चाल बराबर, अभी जैसा कि हम बता रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा दूरी बटा समय, और सिर्फ मैं यहाँ पे आपको विमी सूत्र बता रहा हूं। तो दूरी मतलब लंबाई, लंबाई के लिए क्या लिखा? L⁻⁴ और अपॉन समय। समय कहाँ पे आ गया? डिनोमिनेटर में। और समय का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है विमी सूत्र है वो क्या है? T। और चूंकि वो डिनोमिनेटर में है इसलिए आपने क्या लिख दिया? T-1। मात्रक देखते हैं इसके, SI मात्रक। तो चाल का SI मात्रक देखेंगे। दूरी को हम मीटर में मेजर करते हैं, समय को हमने सेकंड में मेजर किया इसलिए हो गया मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम CGS में मेजर करेंगे तो समय अभी भी सेकंड में ही मेजर होगा, पर मीटर जो है वो सेंटीमीटर में हम लोग मेजर कर लेते हैं। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। क्या समय कभी ऋणात्मक हो सकता है? नहीं। क्या दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, क्योंकि दूरी भी क्या? पथ की लंबाई है। तो जब दूरी बटा समय दोनों ही धनात्मक राशियां हैं तो चाल भी धनात्मक राशि होगी, परंतु चाल जीरो भी हो सकता है। चाल जीरो कब होगा? जब वस्तु हमेशा क्या है? विराम अवस्था में है। तो चाल हमारी कैसी होगी? शून्य भी हो सकती है। परंतु गतिशील वस्तु की चाल कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होगी, और यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी चाल शून्य होगी, पर चाल कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती। अब बात आ गई एक समान चाल। एक समान चाल, जैसा कि हमें यहां पर इसके वर्डिंग से समझ में आता है, एक समान चाल। इसका मतलब ये हो गया कि यदि वस्तु की चाल एक समान है, यदि वस्तु की चाल नियत है, यदि वस्तु की चाल नहीं बदल रही है तो उसको हम एक समान कहेंगे। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? कि जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? एक समान होगी। इसका मतलब यदि वस्तु समान समय अंतराल में, जैसे कि हमने 10-10 सेकंड के अंतराल ले लिए और उनमें बराबर बराबर दूरी तय कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में हमारी वस्तु की चाल कैसी होगी? एक समान होगी। असमान या परिवर्ती चाल। असमान या परिवर्ती चाल क्या होगी? यदि समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां भिन्न हों, या हम ऐसा कहें कि हमारे समय अंतराल तो समान है, 10-10 सेकंड के हमने अंतराल लिए, परंतु उनमें चली गई दूरियां हमारी अलग अलग हो जाएंगी, तो हमारी वस्तु की चाल भी कैसी होगी? असमान होगी, या वो कॉन्टिन्यूअसली बदल रही है। उसको हम क्या कहेंगे? परिवर्ती चाल कहेंगे। औसत चाल। औसत चाल क्या होगी? यदि वस्तु की हमने कुल दूरी निकाल लिया कि वस्तु ने कुल कितना दूरी तय किया, और वस्तु प्रारंभ में अपनी गति को कब प्रारंभ करता है और कब उसका अंतिम समय, उसने कब उस गति को बंद किया है, उस कुल समय अंतराल को निकाल लेते हैं, तो कुल दूरी को अगर मैं कुल समय अंतराल से भाग दे दूंगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा? औसत चाल आ जाएगा। औसत चाल वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी को यदि कुल समय अंतराल से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें औसत चाल मिल जाती है। अब देखिए हम औसत चाल को अलग अलग केसेस में किस तरीके से निकालेंगे वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर जो वस्तु है वो A से B, फिर B से C और C से वो पोजीशन D तक जाती है। तो A से B और फिर B से C और C से D वस्तु ने अपनी दूरी तय किया है। A से B का दूरी दे रखा है S1,
बी से सी का दूरी है S2 और सी से डी का दूरी कितना दे रखा है S3, और यहाँ पे हमें समय अंतराल भी दे रखे हैं क्रमशः T1, T2, T3, और यहाँ पे चाल का मान दे रखा है V1, V2, V3। ए से बी के अंतराल में जो चाल है वो कितना है V1 और समय कितना है T1 और दूरी कितना चला है S1। इसी प्रकार से B से C और C से D में हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ पे औसत चाल निकालनी है। तो देखिए औसत चाल क्या होगी, जैसा कि हमने कहा कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी अगर मैं निकालता हूं तो S1 प्लस S2 प्लस S3, ओके, और कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। फिर ये हम N तक क्यों जा रहे हैं, अभी यहाँ पे समझिए। अभी हमने हमारी वस्तु की जो यात्रा है, जो गति है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पर मान लीजिए हम 3 हिस्सों की जगह n हिस्सों में डिवाइड करते, तो फिर क्या करते, S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 अप टू Sn, और यहां पे भी ऐसे करते T1, T2, और कहां तक जाता है ये Tn तक जाता। परंतु जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, अभी डायग्राम में हमें 3 टुकड़ों तक डिवाइड किया हुआ है, तो हम डायग्राम के अनुसार अगर बोलेंगे तो औसत चाल क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमारा औसत चाल हो जाएगा। इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं। कई बार हमें प्रश्नों में समय नहीं दिया जाता और समय की जगह पे हमें दूरी और चाल दी जाती है। उस वाले केस में हम किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो यहां पे गौर से देखिए, अगर आप समय को रिप्लेस करना चाहें तो यहां पे क्या लिखेंगे, दूरी बटा चाल S1 बाई V1। इसी तरीके से आप T2 को भी गायब कर सकते हैं और T3 को भी गायब कर सकते हैं, और इनकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने औसत चाल का दूसरा फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला किस किस के बीच में है, ये फॉर्मूला हमें जब हमें प्रश्न में दूरियां और समय अंतराल दे रखा हो तो इस प्रकार से निकालेंगे, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें प्रश्न में दूरियां दे रखी हो और दूरी और चाल दे रखी हो परंतु समय नहीं दे रखा हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए यहां पर एक स्पेशल केस हमने लिया है, ये स्पेशल केसेस है, और इन स्पेशल केसेस में हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये केसेस क्या है, यदि S1 बराबर S2 बराबर S3 और जितने भी हमारे पास में दूरी के खंड किए गए हैं हमने A से B, B से C, C से D, यदि सभी खंडों में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का मान बराबर हो, जैसे कि S1 बराबर S2 बराबर S3, इसी प्रकार से हो, तो हम उस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखा होगा जरा समझते हैं। आपने भी देखा था कि V एवरेज को हमने क्या लिखा था, कुल दूरी। कुल दूरी क्या होती है, S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा हमने लिखा था S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3, और इसी तरीके से हमने लिखा था। अब यहाँ पे समझिए कि S1, S2 और S3 सभी के मान बराबर है, ठीक है। और हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं Sn तक, और यहाँ पे भी हम कहाँ तक जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं Sn तक। और चूंकि सभी के मान बराबर है तो इन सबको आप जोड़ते हो तो इसका मान क्या हो जाता है, n गुणा s हो जाएगा। और यहाँ पे जरा समझिए S1, S2, S3 सभी के मान सेम है, तो क्यों ना मैं इनको कॉमन ले लूं। तो अगर मैं इनको कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे 1 बाई V1 और यहाँ तक चला जाएगा 1 बाई Vn तक चला जाएगा, और S से S हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास में बन जाता है, और देखिए यहाँ पे मैंने S से S कैंसिल आउट कर दिया, तो यही फॉर्मूला हमारे पास में बन गया। और फिर इस फॉर्मूले से हमने इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में हमने लिख दिया है। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n अपॉन वी एवरेज। तो देखिए n अपॉन वी एवरेज बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन Vn। जहां तक हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ओके। और ये हमने यहां पर कर दिया, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि कुल दूरी को सिर्फ हम 2 समान भागों में बांट दें, सिर्फ 2 समान भागों में बांट देते हैं, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन वी एवरेज, ओके। और यहां पे जरा आप लिखकर देखिए तो यह आ जाएगा 2 अपॉन वी एवरेज
और यहाँ पे आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ऐसा कब लिख रहे हैं हम? जब हमने हमारी दूरी को सिर्फ 2 समान भागों में बांटा। 2 समान भागों में बांटने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो दूरी है वो a से b और b से c चला है, और यहाँ की दूरी भी s है, और यहाँ की दूरी भी क्या है? s, और यहाँ की चाल क्या है? v1, और यहाँ की चाल क्या है? v2। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2। जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/v एवरेज बराबर, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2 प्लस v1/v1 v2। और यहाँ से अगर आप v एवरेज की वैल्यू निकालते हैं तो v एवरेज की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2v1 v2/v1 प्लस v2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें इस प्रकार का केस मिलता है कि हम दूरी को 2 समान भागों में बांट दें, ऐसा समझिए कि हमने ए से सी की कुल दूरी मान लीजिए 40 मीटर है, और हमने 20 मीटर किसी चाल से चले, 20 मीटर किसी चाल से चले, और मुझे यहाँ पे औसत चाल बतानी हो तो मैं डायरेक्टली क्या यूज कर लूंगा? 2v1 v2/v1 प्लस v2। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग अभी कुछ देर में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते, ये दूसरा केस हो गया। पिछली बार हमने दूरी के अंतराल समान लिए थे, इस बार हम समय के अंतराल को यदि समान लेते हैं तो फिर हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बना? जरा देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम A से चलते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टुकड़ों में ही बात करता हूं, और हमने यहाँ पे भी समय लिया है t, और यहाँ पे भी समय लिया है t, इस तरीके से, और यहाँ की चाल है v1, यहाँ की चाल है v2। इस तरीके के केसेस में हम लोग ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे। पिछली बार हमने दूरी के समान समान भाग लिए थे, इस बार हमने समान समय अंतराल लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत चाल कैसे निकालोगे, तो हमारा जवाब आएगा कुल दूरी। और कुल दूरी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे v1 गुणा t, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? v2 गुणा t। तो देखिए हमने लिखा v1 गुणा t प्लस v2 गुणा t। अगर मैं यहाँ पे n समय अंतराल लेता, सभी बराबर होते, तो यहाँ तक चला जाता। और कुल समय को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? सभी समय अंतराल को जोड़ देंगे, और अगर मान लीजिए आपने n टुकड़ों में इसको तोड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n गुणा t। ओके, और यहां से देखिए t अंश में और t हर में हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में ये जवाब आ जाता है। और v एवरेज औसत चाल क्या बन गई? v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाई n। पर ये कब यूज करना है? ये तब यूज करेंगे जब समान समय अंतराल होंगे। अब आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों को जो अभी हमने डिस्कस किए थे उनको समझते हैं। यदि एक कण कुल दूरी का 1/3 1/3 भाग 10 मीटर प्रति सेकंड से तय करे तथा शेष भाग 20 मीटर प्रति सेकंड से चले तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है, और मान लीजिए ये हमारा प्रारंभिक स्थिति है और ये C हमारी अंतिम स्थिति हो गई, और वस्तु ने कुल दूरी जो चली है वो x है, A से C तक। उसका प्रारंभिक 1/3 भाग कितना हो जाएगा? x/3, और जो शेष भाग है वो कितना हो जाएगा? 2x/3, जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है। तो प्रारंभिक 1/3 भाग को हम कितने से चले? 10 मीटर प्रति सेकंड से, और जो बाकी का जो भाग बचा है उसको हम चले 20 मीटर प्रति सेकंड से। हमसे बोला गया कि कुल यात्रा की औसत चाल बताओ, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? कुल दूरी बटा कुल समय। तो क्यों ना हम इस x/3 का समय निकाल लें। इस समय को मैं नाम दे देता हूं t1। तो इस समय को अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? दूरी बटा चाल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x/3 बटा चाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, ये आ जाएगा समय। और यहाँ का समय अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा दूरी 2x/3 बटा चाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देखिए, और इसी को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी और कुल समय, ये t1 और ये t2। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जवाब 15 आता है। चलिए कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। अगर आप देखते हैं x/3 प्लस 2/3x को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा x, ये न्यूमरेटर को देख रहा हूं मैं, और यहाँ पे देखिए x/30, और यहाँ पे भी देखिए 2/20, तो नीचे आ जाएगा 10,
तो यहाँ पे भी जवाब क्या आ जाएगा x/30 और ये भी क्या था x/30। अगर आप x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1/30 प्लस 1/30। इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं, x कैंसिल और 1/1/30 और 1/30 को ऐड करेंगे तो 1/15 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे औसत चाल निकाली। क्या फॉर्मूला यूज किया? कुल दूरी बटा कुल समय। कॉन्सेप्ट याद रखिए, हमें यहाँ पे प्रश्न में समय नहीं दे रखा है, परंतु हमें यहाँ पे दूरी और दूरी के साथ में उनकी चाल दे रखी है। तो हमने दूरी बटा चाल से क्या निकाल लिया? समय, और हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि एक कार आधी दूरी, यहाँ पे समझिएगा, ये वही समान दूरी के खंड हमने बनाकर हमारी यात्रा को एक्सप्लेन किया है, वही कुछ ऐसा प्रश्न है। यदि एक कार आधी दूरी, देखिए यहाँ पे हम ए से बी और बी से सी बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि एक कार आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड से तय करे तथा शेष आधी दूरी को 15 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 बराबर समय अंतराल में तय करती है, तो कुल यात्रा में औसत चाल क्या होगी? तो इस प्रश्न को जरा समझिए। इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट यहां पे दे रखे हैं कि ए से बी को यदि मैं x मान लूं तो बी से सी की दूरी भी x हो जाएगी, ओके। और बी से सी के बारे में हमें क्या बोल रखा है कि बी से सी में वस्तु ने 2 समान समय अंतराल में दूरी तय की है। तो मान लीजिए इसको आपने t बोला है तो इसको भी आप t बोलेंगे, ओके। और आपको पता है अगर मैं B से C में औसत चाल निकालता हूं और समान समय अंतराल वाला केस होता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि V एवरेज बराबर V1 प्लस V2 अप टू Vn अपॉन n, परंतु यहाँ पे सिर्फ दो ही टुकड़े हैं, तो क्या लिखेंगे V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी औसत चाल 15 प्लस 5 अपॉन 2, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो इससे फायदा क्या हुआ? B से C में हमारे पास में अलग अलग चालें थी, पहले 15 थी फिर 5 थी, हमने इनको गायब करके बी से सी की एक औसत चाल ले ली, जिसको हमने क्या बोल दिया? 10 मीटर पर सेकंड बोल दिया, ओके। और ए से बी में हमारी चाल क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो अब इस प्रश्न को ऐसा समझिए कि वस्तु ने पहली आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड से चली है और दूसरी आधी दूरी जो चली है उसकी औसत चाल 10 है। तो हमें अब ए से सी की कुल औसत चाल निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 समान दूरी जो है अलग अलग चालों से चली गई है, तो उसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपको ध्यान होना चाहिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऐसे वाले केसेस में 1/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 डैश डैश डैश, और उसी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखते हैं यहाँ पे 2v1 कितना आ जाएगा? 20, और यहाँ पे v2 क्या लिखे? तो ध्यान दीजिए, ना 15 लिखना ना 5 लिखना, हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया किससे? 10 से, जो कि उनकी औसत चाल होगी। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको सॉल्व कीजिएगा। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 30, तो हमारा जवाब कितना आ गया? 40/3 मीटर पर सेकेंड। अगला केस देखते हैं। यदि एक व्यक्ति इस प्रकार गति करे कि प्रथम आधे समय तक 36 किलोमीटर पर आवर से और तथा शेष आधे समय में प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से तथा शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से चले, तो औसत चाल क्या होगी? इस बार समझिए, पिछले केस से थोड़ा सा डिफरेंट केस हो गया। पिछली बार क्या बोला गया था? प्रथम आधी दूरी एवं अंतिम आधी दूरी, पर इस बार क्या कह दिया? प्रथम आधा समय और अंतिम आधा समय। तो इस बार हमें यहाँ पे समय को तोड़ दिया। पिछली बार क्या डिवाइड किया था हमने? पिछली बार हमने दूरी को डिवाइड किया था, इस बार हमने समय को डिवाइड कर दिया। तो प्रथम आधी दूरी, प्रथम आधा समय कितना है? 36 किलोमीटर की चाल रखता है, 36 किलोमीटर पर आवर की, और शेष आधे समय में हमने जो आधी दूरी है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चली है और शेष आधी दूरी हमने 30 किलोमीटर पर आवर से चली। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे समझते हैं। ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है O, ये हमारा बिंदु है A, और ये हमारा अंतिम बिंदु हो गया B, अंतिम स्थिति। और यहां पे बोला गया प्रथम आधा समय, तो क्या हम ऐसा बोले कि O से A का समय है t/2 और A से B का समय t/2 से t। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो समय अंतराल है वो t/2 है, और यहाँ पे भी समय अंतराल क्या हो जाएगा?
t/2 हो जाएगा। तो प्रथम आधा समय की चाल क्या है v1, और द्वितीय आधे समय में हमने उस यात्रा के 2 बराबर दूरी के टुकड़े कर दिए, और उस दूरी को यदि मैं d मान लेता हूं तो ये कितना कितना हो जाएगा, d/2 t/2। तो पहला d/2 की जो चाल है वो प्रश्न में हमें कितना दे रखा, 20, उसको हमने v2 मान लिया, और अगली जो चाल है वो कितनी है, v3, जिसको प्रश्न में कितना दे रखा, 30। ओके, तो अब हम क्या करें, सबसे पहले अंतिम आधे समय की, जो कि a से b का जो दूरी अंतराल है, उसकी हम औसत चाल निकाल लेते हैं। और देखिए आपको पता है यहाँ पे समान दूरी के 2 खंड हैं, और अगर मैं यहाँ पे v' निकालता हूं तो v' का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3। यहां से मैं v' निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे v' को अगर मैं निकालता हूं तो v' यहाँ पे जो है वो, देखिए v' हमें कितना मिल गया यहाँ पे, v' अगर आप देखेंगे तो v' हमारे पास में जो है कितना आ गया, 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3, और उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ये v' आ गया, जो कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था a से b तक का। आगे बढ़ते हैं, परंतु हमें तो o से b तक की बात करनी है, तो o से b तक की बात करेंगे, और ये दोनों समान समय अंतराल हैं, तो हमने यहाँ पे v2 और v3 को किससे गायब कर दिया, v' से। अब हमें बात करनी है v1 और v' के बीच में, तो समान समय अंतराल होने के कारण अगला जो हमारा पूरी यात्रा का v एवरेज आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, v1 प्लस v' अपॉन 2। अच्छा, v1 का वैल्यू कितना है, 36, और v' हमने कितना निकाला था, 24। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो v1 कितना है, 36, और v' की जगह पे क्या लिखा हमने, 24 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 24 किलोमीटर पर आवर कैसे आया, तो इसको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, 2v2 v3। तो जरा देख लेते हैं इसको भी यहीं पर, 2v2 कितना आ जाएगा, 20, और v3 कितना आ गया, 30, और डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे v2 प्लस v3 कितना हो जाएगा, 50। जरा इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, और आप सॉल्व करेंगे 2 6 जा 12, 2 जा 24। ये देखिए, तो ये कैलकुलेशन है, हम सब देख सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन केसेस को डील करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले अभी हमने कुछ देर पहले स्टडी किए थे। एक समान समय अंतराल वाला फॉर्मूला था जो कि ये वाला है, और ये जो फॉर्मूला है ये समान दूरी के खंडों के लिए फॉर्मूला था। तात्क्षणिक चाल, समय के किसी विशेष क्षण पर कण की जो चाल है उसको हमने तात्क्षणिक चाल कहा। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो चाल है उसको हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बाइक पर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो जो स्पीडोमीटर जो चाल बताता है वो तात्क्षणिक होती है। अगर हम गाड़ी की गति को बढ़ाते हैं तो हमारे स्पीडोमीटर का जो निडल है वो भी अधिक गति को दिखाता है, और अगर आपने ब्रेक लगाया तो तत्काल अगर गाड़ी रुक जाती है तो वो 0 पे आ जाता है। मतलब वो जो चाल दिखा रहा है वो कैसी है, तात्क्षणिक चाल है। तो तात्क्षणिक चाल और औसत चाल में फर्क हो गया। औसत चाल एक निश्चित समय अंतराल की कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर हमें प्राप्त होती है, परंतु तात्क्षणिक चाल किसी प्रतिक्षण की चाल को हमने तात्क्षणिक चाल कहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से गति कर रहा है, और ये मान लीजिए पोजीशन हो गया A और ये पोजीशन हो गया B। अगर मैं यहाँ पे कुल दूरी मतलब पथ की लंबाई निकालूं और A से B का कुल समय निकालता हूं, तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या हो जाता है, औसत चाल। परंतु अगर मैं किसी क्षण की बात करूं और किसी क्षण में वस्तु ने जो दूरी तय किया है उसको हमने नाम दिया ds। अब ये ds नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन किसी क्षण बहुत कम होगा, तो बहुत कम विस्थापन को हम क्या नाम देते हैं, ds। और चूंकि क्षण भी बहुत छोटा सा है इसलिए उस क्षण को हमने नाम दिया dt। अब इस dt को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या हम इस dt को क्या 1 सेकेंड बोल सकते हैं, नहीं। क्या 0.1 सेकेंड बोल सकते हैं, नहीं। तो क्या बोलना चाहिए, ये dt समय अंतराल कितना होगा, तो इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो इसको हमें बोलना चाहिए 0.0000, बहुत सारे जीरो और फिर बाद में 1 लगाइए, इतना छोटा क्षण है ये।
तो इतने छोटे क्षण में वस्तु ने जो दूरी तय की होगी वो भी निश्चित तौर पे बहुत कम होगी, और उस दूरी को हमने बोला ds, और उस समय अंतराल को नाम दिया dt, जो कि बहुत ही छोटा सा है। और उन्हीं के अनुपात को हमने क्या नाम दे दिया, तात्क्षणिक चाल नाम दे दिया। अगर हम यहाँ पर वेग की बात करते हैं तो वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। हम जानते हैं चाल एक अदिश राशि है, और वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों का अध्ययन करना होता है। तो वेग हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि। अगर वेग को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो वेग को हम कहेंगे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की समय के सापेक्ष जो दर है उसको हमने क्या कहा, वेग। या उसको ऐसा समझिए, विस्थापन की समय के सापेक्ष जो अनुपात होगा उसी को हमने क्या नाम दे दिया, वेग नाम दे दिया। तो हम इसको बोल सकते हैं स्थिति परिवर्तन की दर, या समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हमने क्या नाम दिया, वेग नाम दे दिया। विस्थापन बटा समय, वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन को यदि हम वस्तु ने यात्रा के दौरान कितना समय लिया उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें वेग मिलता है। मात्रक, जैसा कि चाल में मात्रक हमने देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हम ध्यान देंगे एसआई मात्रक हो या सीजीएस मात्रक हो, समय के लिए हम सेकंड ही यूज करते हैं, परंतु लंबाई को मेजर करने के लिए एसआई में मीटर और सीजीएस में हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका विमी मात्रक भी लिखता हूं तो विमी मात्रक क्या हो जाएगा, m0 L1 T-1, जैसा कि चाल के लिए था। तो चाल और वेग का विमी सूत्र क्या रहेगा, सेम, और एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेग जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। चलिए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो बिंदु ए से चलती है और वो बिंदु बी तक जाती है और वापस, देखिए इसी रास्ते पर लौटती है, पर हम उसको इस तरीके से बताते हैं, बिंदु सी तक आई है और बिंदु सी से वस्तु चलती हुई और यहां तक पहुंच जाती और उसको हमने नाम दे दिया बिंदु डी। तो देखिए वस्तु कैसे गई, ए टू बी, फिर बी टू सी, और सी से कहां तक गई है, डी तक गई। हमने, चूंकि जब हम विस्थापन या वेग की बात करते हैं तो हम सदिश राशि की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दिशाओं को, चूंकि एक विमी गति की बात कर रहे हैं, तो हमने इस दिशा को धनात्मक मान लिया और इस दिशा को हमने ऋणात्मक मान लिया। या आप ऐसा कह सकते हैं कि धनात्मक एक्स दिशा हो गई और ये कैसी दिशा होगी, ऋणात्मक एक्स दिशा हो गई। एक विमी गति में हम पॉजिटिव या माइनस दिशा के लिए यूज कर सकते हैं, और हमने वही किया है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ए से बी तक जब हम चले तो हमारा विस्थापन क्या था, धनात्मक था, तो विस्थापन बटा समय अगर आप लिखेंगे तो जो वेग आएगा वो भी धनात्मक होगा। अगर हम ए से लौटकर वापस ए तक आ जाएं तो विस्थापन क्या हो जाता था, 0। तो अगर मैं वापस पूरी यात्रा में ए से जाकर बी तक और वापस ए तक आ जाता हूं तो विस्थापन 0, तो उस यात्रा का जो औसत वेग आएगा वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। परंतु अगर मैं ए से चलता हूं और पहले बी होते हुए सी होते हुए यदि मैं डी तक आ गया तो आप जानते हैं ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी और ये हमारी अंतिम स्थिति है, और अंतिम स्थिति ऋणात्मक दिशा में हो गई, तो विस्थापन कैसा हो गया, ऋणात्मक। और विस्थापन को अगर मैं समय से भाग दे देता हूं, समय हमेशा एक धनात्मक राशि होती है, तो हमारा वेग कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। तो हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो धनात्मक और ऋणात्मक जो हम बोल रहे हैं ये वेग की दिशा को डिसाइड करते हैं या दिशा को बता रहे हैं, दिशा को दर्शा रहे हैं। अब बात आ जाती है एक समान वेग का मतलब क्या हो गया। तो हम ये बात समझते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, और वेग में हम दोनों बातों की चर्चा करते हैं, परिमाण की भी चर्चा करते हैं और हम यहाँ पे दिशा की भी चर्चा करते हैं। तो यदि वेग एक समान है इसका मतलब है कि वेग का परिमाण भी नियत है और उसकी दिशा भी नियत है, ना तो उसकी दिशा बदल रही है ना उसका परिमाण बदल रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि यदि वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों अपरिवर्तित रहे तो वेग कैसा कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग या परिवर्ती वेग, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कब हो सकता है, देखिए वेग में परिमाण भी है
और दिशा भी है। यदि वेग का परिमाण बदले और दिशा नहीं बदले, पहला केस। दूसरा केस है वेग का परिमाण तो नहीं बदल रहा है पर दिशा बदल रही है। और तीसरा केस है वेग का परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। तो हमारे पास में 3 केसेस हो गए। पहले केस में क्या बदला, सिर्फ परिमाण, दिशा नहीं बदली। दूसरे केस में क्या हुआ, दिशा बदली पर परिमाण नहीं बदला। और तीसरे केस में दोनों ही बदल रहे। इन तीनों सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा वेग कैसा है, असमान है, परिवर्ती वेग है। कैसे डिफाइन करते हैं, यदि वेग का परिमाण या दिशा या दोनों समय के साथ बदलते हैं तो उस वेग को हम परिवर्ती वेग कहते हैं। वेग परिवर्ती कि अगर आप कुछ एग्जाम्पल समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए हम कोई बाइक चला रहे हैं, परंतु चला तो एक ही दिशा में रहे हैं, परंतु हम कभी उसकी स्पीड ज्यादा रखते हैं, कभी चाल ज्यादा रखते हैं, कभी कम रखते हैं, तो परिमाण बदलने के कारण वेग भी बदल गया। दूसरा केस समझते हैं कि हम किसी गाड़ी को एक समान चाल से चला रहे हैं परंतु उसको घुमा रहे हैं, उसकी दिशा को बदल रहे हैं, तो दिशा बदलने के कारण भी यहां पर वेग को परिवर्ती माना जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, असमान वेग के। अब बात करते हैं औसत वेग क्या होता है। तो जैसा कि हमने औसत चाल में क्या पढ़ा था, कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा वस्तु के द्वारा लिया गया कुल समय यात्रा के दौरान, उसको हम अगर डिवाइड करते थे तो कुल हमें क्या मिलता था, औसत चाल मिलती थी। उसी प्रकार से अगर मैं औसत वेग निकालता हूं तो क्या कहा जाएगा, वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन को यदि मैं कुल समय से भाग दे दूं तो मुझे औसत वेग मिलेगा। और औसत वेग जो है एक सदिश राशि है और कुल विस्थापन को हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, डेल्टा आर। ये डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा आर का मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन को ही विस्थापन कहते हैं। तो ये स्थिति में परिवर्तन क्या हो गया, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, या आप इसको बोलिए अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, जो कि हम विस्थापन में पढ़ चुके हैं। और कुल समय को हमने डेल्टा टी से डिनोट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, औसत वेग हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोला है, हमसे बोला गया है कि औसत वेग की दिशा परिणामी विस्थापन के अनुदिश होती है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर हमसे कोई पूछता है कि औसत वेग की दिशा क्या मानेंगे तो हम कहेंगे औसत वेग की दिशा वही है जो कि विस्थापन की दिशा होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे समय तो अदिश राशि है तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो जो विस्थापन की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, औसत वेग की दिशा होगी। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से इस प्रकार से चला, ये उसका प्रारंभिक बिंदु और ये उसका अंतिम बिंदु। देखिए उसका पाथ जो है वो एक दिशा में नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे विस्थापन क्या होगा तो आप कहेंगे कि विस्थापन जो है वो ए से बी इस प्रकार से होगा, ये हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि औसत वेग की दिशा क्या होगी तो औसत वेग की दिशा भी वही होगी जो विस्थापन की दिशा है, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, तो औसत वेग को कैसे निकालेंगे, कुल विस्थापन को कुल समय से भाग दे देंगे। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से एक सीधी सरल रेखा से हम मिला दें। अगर आप यहाँ पे दूरी देखते हैं तो दूरी क्या होती थी, कुल पथ की लंबाई होती थी। पर अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि अगर मुझे तात्क्षणिक वेग निकालना हो, क्या निकालना हो, तात्क्षणिक वेग निकालना हो, उसी केस में सोचिए जो अभी हम बात कर रहे थे, और मैं आपसे कहूं कि तात्क्षणिक वेग क्या होगा, तो तात्क्षणिक वेग हर मोमेंट पर यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। कैसे होगा उसके बारे में समझते हैं। तात्क्षणिक वेग की जो दिशा होगी, देखिए वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है इस पथ के, लो तो देखिए ए, ये बी हो गया, मान लीजिए सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो जब हम तात्क्षणिक वेग की दिशा निकालते हैं तो तात्क्षणिक वेग की दिशा कैसे निकाली जाएगी, तात्क्षणिक वेग की दिशा उस वक्र पर, उस बिंदु पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, और वो स्पर्श रेखा जो होगी वही तात्क्षणिक वेग की दिशा होगी। तो तात्क्षणिक वेग की दिशा हमने समझी। आखिर ये तात्क्षणिक वेग क्या है, तो हम जैसा तात्क्षणिक चाल में समझे वैसे तात्क्षणिक वेग में समझते हैं। तात्क्षणिक वेग
किसी वस्तु का वेग है, किसी क्षण पर किसी वस्तु का जो वेग है वही तात्क्षणिक वेग है। तो तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल में क्या फर्क आ गया? तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक वेग का परिमाण है। क्या हम ऐसा कहें कि तात्क्षणिक चाल में सिर्फ हम परिमाण की बात करेंगे और तात्क्षणिक वेग में हम परिमाण के साथ में दिशा की भी बात करेंगे? तो हमने यहां पर तात्क्षणिक चाल को समझ रखा है, तो तात्क्षणिक वेग भी बहुत आसान हो गया। हम यहाँ पे तात्क्षणिक चाल की जिस प्रकार से परिमाण निकालते थे उसके साथ में हम यहाँ पे दिशा और निकालेंगे। और दिशा हमने कैसे बताई? वक्र पर उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे। उसको चलिए आगे समझते हैं फॉर्मुलेशन में। तो आपने देखा वी एवरेज क्या होता था? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे डेल्टा टी यूज कर रहे हैं समय के लिए तो ये एक निश्चित समय अंतराल है, पर जब हम किसी क्षण पर वेग की बात करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक सीमांत अवस्था, लिमिटिंग कंडीशन, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसको हम कैसे बोलेंगे? एक सीमांत अवस्था, एक सीमांत शर्त हमने लगा दी कि हमारा जो समय अंतराल है वो शून्य के सन्निकट है। शून्य के सन्निकट बोला। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि डेल्टा टी बराबर जीरो नहीं लिखा है। ये क्या लिखा? डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो नहीं है पर जीरो के सन्निकट है, इसका मतलब ये होता है। इसी को हमने क्षण नाम दिया। तो ये हमारी कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। और इसी को जब हम लिखते हैं यहाँ पर तो इसी को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाता है तो उसको हम dt कह देते हैं। और जब समय अंतराल छोटा होगा तो डेल्टा आर को किससे रिप्लेस कर देंगे? हम dr से रिप्लेस कर देंगे। तो आपने क्या समझा? औसत चाल में क्या था? दिशा नहीं थी, और सॉरी तात्क्षणिक चाल में क्या था? दिशा नहीं थी। और जब आप तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे dr बाई dt तो है, परंतु यहाँ पे हम दिशा की बात और करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तात्क्षणिक वेग की दिशा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया। क्या कहना चाह रहा है कि तात्क्षणिक वेग की दिशा पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। देखिए उसी डायग्राम को हम यहाँ पे और एक और तरीके से समझ सकते हैं कि बॉडी मान लीजिए यहाँ पर अर्धवृत्ताकार पथ में जा रही है, तो हर बिंदु पर देखिए उसकी जो हम दिशा देख रहे हैं वो स्पर्श रेखा के अनुदिश बनाई गई है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ए से ई तक औसत वेग की दिशा बताइए, तो औसत वेग की दिशा कैसे निकालोगे? ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। हम प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक दिशा, एक सदिश राशि बनाएंगे और यही दिशा हमारी विस्थापन की होगी और यही दिशा किसकी भी होगी? औसत वेग की दिशा भी होगी। आगे बढ़ते हैं और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक कण r त्रिज्या के वृत्त पर नियत चाल v से गति करे तो औसत चाल एवं औसत वेग का परिमाण उस समय में बताएं जब वह थीटा कोण से घूम जाए, और वेग परिवर्तन के परिमाण का मान भी बताएं। तो देखिए आप यहां पे समझने की कोशिश करें, हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो हमसे बोला है औसत चाल, पहला केस। दूसरा हमसे बोला है औसत वेग का परिमाण, और तीसरा हमसे क्या बोला है? वेग परिवर्तन का परिमाण। तो हमें बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें निकालनी है। और हमारा प्रश्न क्या है कि हमारा जो कण है वो एक वृत्ताकार गति कर रहा है और उसकी चाल कैसी है? नियत चाल है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारा वृत्ताकार गति है और ये केंद्र बिंदु है और वस्तु पहले बिंदु ए पर थी और वो बिंदु बी पर पहुंची। उसने केंद्र बिंदु पर जो कोणीय विस्थापन तय किया है उसको हमें नाम दिया गया थीटा। अब देखिए हमें औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कैसे निकालोगे? तो कुल दूरी आपने पहले भी कैलकुलेट कर रखी है। कुल दूरी बराबर चाप, और चाप क्या होता है? त्रिज्या गुणा कोण, और कोण किस में लेंगे? रेडियन में। तो हमने क्या लिखा? त्रिज्या गुणा कोण। ध्यान रखेंगे ये कोण हमेशा कैसा होना चाहिए? रेडियन में। तो ये हमने दूरी निकाल लिया। और बात आ गई समय कैसे निकाले। तो हमें पता है दूरी को चाल से भाग दे दीजिए। तो दूरी कितना था? r थीटा, और चाल क्या है? नियत चाल है। तो नियत चाल कितना है? v। तो दूरी बटा चाल। देखिए समय कैसे निकाला हमने? दूरी बटा चाल।
और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चाल नियत है, इसलिए हमने डायरेक्टली चाल को नियत मानते हुए कुल दूरी को चाल से भाग दे दिया, तो हमें कुल समय मिल गया। अब सबसे पहली बात आ गई, हमसे पूछा गया औसत चाल निकालो। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जब चाल वस्तु की नियत है, तो जब चाल बदल ही नहीं रही है, तो जो चाल होगी उसको बिना कैलकुलेट करके हम बोल सकते हैं कि यही औसत भी होगी, क्योंकि औसत में और किसी क्षण में जो तात्क्षणिक चाल है उसमें परिवर्तन कब आता है, जब चाल परिवर्ती हो, जब चाल बदल रही हो, परंतु यहां तो एक समान चाल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो चाल नियत है वही हमारी औसत चाल भी होगी। और अगर आप फिर भी निकालना चाहें तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? औसत चाल क्या होती है ये वैसे ही निकाल रहे हैं, सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी कितनी है? आर थीटा। और देखिए कुल समय कितना लिखा हमने यहाँ पे? आर थीटा बाई वी। देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, आर थीटा से आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वही वी आ गया और वही हमारी नियत चाल है। तो ये हमारी क्या होगी? औसत चाल आ गई। पर हमें आगे भी बात करनी है। अब हमें बात करनी है औसत वेग का परिमाण। तो देखिए औसत वेग के परिमाण को पहले लिखना समझते हैं। पहले हमें औसत वेग लेना है और फिर उसका परिमाण लेना है, औसत वेग का परिमाण। तो औसत वेग का परिमाण कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है विस्थापन बटा समय, और ये विस्थापन जो कि ए से बी का है, हम इसको सरल रेखा से ज्वाइन करा देते हैं। और ये भी हमने हमारे इस चैप्टर में पढ़ा है कि ए से बी की जो वैल्यू है विस्थापन की, उसका वैल्यू कितना आया था? 2r sin थीटा बाई 2। ये रिजल्ट्स हमें याद रखने चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको पढ़ रखे हैं और ये बार बार हमारे काम आएंगे। ये हमने वेक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी हमने पढ़ा था। तो ए से बी का जो विस्थापन था वो कितना आ गया? 2r sin थीटा बाई 2। ओके, और ये आ गया विस्थापन और हमने इसको समय से भाग दिया, तो समय कितना है? r थीटा बाई वी। और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे r से r को हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे गौर से देखिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे थीटा अपॉन वी। तो देखिए इसको मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताता हूं। तो ये हमारे पास में आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा अपॉन वी। देखिए ये क्या है? थीटा अपॉन वी। तो वी कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास में जवाब आ गया। तो औसत वेग का परिमाण कितना आ गया? 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। और देखिए आप उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। देखिए अगर आप चाहें तो इस 2 को अगर आप नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? थीटा बाई 2। तो हमें इस तरीके से भी ध्यान रखना चाहिए। और ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें ये ऑप्शन ना दिया जाए और ये वाला ऑप्शन दिया जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये वाला पार्ट भी क्या है? सही है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है वेग परिवर्तन के परिमाण की बात करनी है, और वेग परिवर्तन का परिमाण किस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हमें वेग का परिवर्तन निकालना है और उसके बाद में उसके परिमाण की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे यहां पर कहता कि वेग के परिमाण का परिवर्तन निकालना है तो बात अलग हो जाती। वेग का परिमाण, चाल का परिवर्तन। सोचिए प्रश्न क्या आता? प्रश्न क्या आता? वेग के परिमाण का परिवर्तन। तो वेग का परिमाण क्या होता है? चाल। तो यहां की चाल और यहां की चाल तो समान है, तो चाल का परिवर्तन का परिमाण अगर मैं निकालता तो क्या लिखते? 0 लिखते। पर प्रश्न क्या है? वेग परिवर्तन का परिमाण, मतलब पहले मुझे वेग निकालना है, उनका परिवर्तन करना है और फिर उसका परिमाण निकालना है। तो बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जब आप किसी क्षण पर वेग निकालते हैं तो वेग वहां पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। और यहां पर देखिए, इसको आपने कहा VB और इसको आपने कहा VA। पर आपको ध्यान है कि VB और VA का परिमाण जो कि चाल है, और चाल कैसी है? नियत। और VB और VA में अगर हम कोण निकालने की कोशिश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि VB और VA में भी कोण कितना होगा? थीटा।
इस बात को ओरली समझते हैं और फिर मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। देखिए समझिए, इस लाइन में जो कि OA है और OB के मध्य कोण कितना है, थीटा। इस OA की एक लंबवत लाइन हमने खींची जिसको हमने VA की दिशा बताई, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के हमेशा लंबवत होती है। और यहां पे भी देखिए VB जो है एक स्पर्श रेखा है और ये भी OB के लंबवत है। तो यदि OA और OB के मध्य कोण थीटा है तो OA के लंबवत रेखा और OB के लंबवत रेखा के मध्य भी कोण थीटा होगा। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि VA और VB के मध्य भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। पर मुझे क्या करना है, मुझे VB और VA का परिवर्तन निकालना है। तो आप यहां पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, VB माइनस VA का परिमाण, यह हमें कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप थोड़ा सा वेक्टर वाले चैप्टर में चले जाइए। वेक्टर, यदि दो वेक्टर हों और मुझे उनके a माइनस बी का परिमाण चाहिए होता है तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखा करते थे, और वो फॉर्मूला क्या होता था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हमने पढ़ा है, मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं। उस फॉर्मूले में मैं डिटेल में यहां पर नहीं जाऊंगा, तो आप यहीं से कुछ समझिए। उसमें एक और रिजल्ट हमने पढ़ा था, यदि सदिश a और सदिश b दोनों का परिमाण समान होता है, और मान लीजिए मैंने दोनों का परिमाण मान लिया r, तो उसका जब आप दोनों का परिमाण अगर समान होता है और दोनों का परिमाण को मैं a मान लेता हूं, तो ये जवाब आ जाता था 2a साइन थीटा बाई 2। इसके डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या करना है आपको, अगर आप इसको अपने से प्रैक्टिस करना चाहें तो b का और a का परिमाण समान है, तो आप यहां पे लिखेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा, और उसको सॉल्व कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे भी ये जवाब हमने कुछ देर पहले निकाला भी है। किस में निकाला, जब विस्थापन को निकाला था, एक बिंदु से A से B तक का जब आपने विस्थापन निकाला था तो उसका वैल्यू क्या आया था, 2r साइन थीटा बाई 2। और वो विस्थापन क्या था, स्थिति सदिश का परिवर्तन। मतलब अंतिम स्थिति सदिश में से आपने प्रारंभिक स्थिति सदिश को क्या किया था, माइनस किया था, और उन दोनों स्थिति सदिश का परिमाण क्या था, r था। तो वहां पे भी हमारा रिजल्ट क्या आया था, 2r साइन थीटा बाई 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। वैसे ही अगर मैं VB माइनस VA को सॉल्व करता हूं तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, VB और VA दोनों का परिमाण क्या है, V, और दोनों के मध्य कोण अभी हमने क्या बताया, थीटा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जवाब आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। और वही देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमने यहाँ पे तीन बातें करी है। पहली बात हमने किया है कि औसत चाल क्या होगी, औसत चाल हमने देखा, औसत चाल तो हमारी v ही होगी क्योंकि नियत चाल है। फिर हमने देखा औसत वेग का परिमाण। तो औसत वेग का परिमाण देखिए हमने कैसे निकाला, कुल विस्थापन निकाला और कुल विस्थापन को कुल समय से भाग दे दिया, और कुल विस्थापन को कुल समय से भाग दिया तो हमारे पास में देखिए क्या रिजल्ट आ गया, v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, या उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। ये हमारे पास में औसत वेग का परिमाण आ गया। फिर उसके बाद में हमने क्या निकाला, वेग परिवर्तन का परिमाण। और वेग परिवर्तन का परिमाण उसको भी हमने क्या समझा कि किसी समय पर जो तात्क्षणिक वेग होगा उसकी दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो अगर OA और OB के मध्य कोण थीटा है तो VA और VB के मध्य भी कोण थीटा होगा, और दोनों का परिमाण भी क्या है, सेम। तो यदि दो सदिश राशियों का परिमाण समान हो और उनके मध्य कोण थीटा हो तो उन सदिशों का जो अंतर होता है तो उसको आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली लिख सकते हो। और उसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया है जो कि आपने ऑलरेडी वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर भूल रहे हो तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। A और B का अगर परिमाण समान हो और दोनों के मध्य कोण थीटा हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, B की जगह पे आप A लिखेंगे और उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कण भुजा A के समषटभुज पर नियत चाल v से गति करे तो कण के विस्थापन एवं औसत वेग का परिमाण बताइए। जबकि
कण की गति ए से बी हो, ए से सी हो, ए से डी, ए से ई और ए से एफ। ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जो कण की जो गति है वो हमें यहाँ पे चित्र में बता रखी है। कण एक समषटभुज पर गति कर रहा है और हमें ध्यान होना चाहिए कि समषटभुज के हर कोण का मान जो है वो 120 डिग्री होता है। यह हमें ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर ए से बी और बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ वस्तु ने गति करी है और सबसे पहले हमें ए से बी तक की बात करनी है और हमें क्या क्या निकालना है, विस्थापन और औसत वेग का परिमाण। तो देखिए सबसे पहले हम ए से बी की बात करते हैं। ए से बी में अगर हम बात करते हैं तो ए से बी में वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, इसलिए दूरी कितना हो गया ए। और अगर हम यहाँ पे समय निकालते हैं तो दूरी बटा चाल, दूरी है ए और चाल है v, इसलिए समय कितना आ गया a बाई वी। अगर हम यहाँ पे विस्थापन निकालें तो चूंकि वस्तु a से b तक कण ने जो गति करी है वो विस्थापन और यहाँ पर दूरी समान होगी क्योंकि सरल रेखा में गति है, इसलिए विस्थापन भी कितना हो गया a। एक तो हमें विस्थापन निकालना था, दूसरा हमें औसत चाल निकालना है। तो क्या हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना दे रखा है a और समय कितना है a बाई वी, और अगर हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब आ गया v। तो हमने सबसे पहले कहां से कहां तक सॉल्व किया है, a से b तक। अब हम बात करेंगे a से लेकर c तक। तो जब हम a से c तक बात करते हैं तो a से c में हमें जब दूरी कैलकुलेट करनी है तो a से b का दूरी है a और b से c का दूरी भी कितना है a, इसलिए हमारी कुल दूरी कितना हो गया 2a। और अगर हम यहाँ पर समय कैलकुलेट करेंगे तो दूरी बटा चाल, तो देखिए दूरी कितना है 2a और चाल कितना हो गया v, इसलिए हमने यहाँ पर समय भी निकाल लिया। ध्यान दीजिए हमें प्रश्न में दूरी नहीं पूछा हुआ है, परंतु समय को कैलकुलेट करने के लिए हमें दूरी को कैलकुलेट करना होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दूरी लिखा है और दूरी बटा चाल के फॉर्मूले से हम यहाँ पे समय कैलकुलेट कर रहे हैं। पर अब हमारे पास में यहाँ पे प्रश्न में कुछ कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी और हमें यहाँ पे विस्थापन निकालना होगा और विस्थापन का कैलकुलेशन हमें यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर A से C का अगर विस्थापन देखना चाहें तो A से C को एक सीधी रेखा से हम ज्वाइन करा देंगे और यही हमारा विस्थापन होगा। तो चलिए इस विस्थापन को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये पोजीशन है A और ये पोजीशन है हमारे पास में B और ये पोजीशन हो गया C, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस AC का जो लंबाई है इसको हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि यही हमारा क्या है विस्थापन। हमें पता है कि ये कोण हमारे पास में कितना हो गया 120 डिग्री, और ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई है A और B से C भुजा की लंबाई भी कितनी है A। तो चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और अगर हम यहाँ से लंबवत ड्रॉ करते हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों की लंबाई अगर हम इसको कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं P, तो AP बराबर PC हो जाएगा। क्योंकि ये कोण 120 डिग्री है और अगर हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पे एक लंब ड्रॉ करेंगे तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री और ये कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर आप देखते हैं ये 60 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। और आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समलंब त्रिभुज की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो हम अगर इस AP का लंबाई देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा A cos 30 डिग्री, और A cos 30 डिग्री को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा A गुणा √3/2। उसी प्रकार से हम PC का भी लंबाई यही लिख सकते हैं और वो भी कितना हो जाएगा A cos 30 डिग्री, और उसको आप लिखेंगे A √3/2। ऐसा हमने सीधा कैसे लिख दिया, क्योंकि आप कह सकते हैं ABP त्रिभुज और BPC त्रिभुज जो है ये सर्वांग सम त्रिभुज है। दोनों के सभी भुजाएं
और सभी कोण आपस में बराबर है। ये 30 डिग्री का कोण है, ये भी 30 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और ध्यान दीजिए बीपी जो यहाँ पर इनकी भुजा है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और ए बी बराबर क्या हो गया BC। तो हम अगर इन सब शर्तों को पूरा करते हैं तो हम यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बोल सकते हैं। इसी आधार पर हमने AP को PC के बराबर बोला। तो दोनों का कुल लंबाई, अगर मैं AC का लंबाई यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँगा तो √3a/2 प्लस √3a/2 में सॉल्व करूँगा, और दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये जवाब आ जाता है √3a। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और देखिए इसी को हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। और इसी को देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, विस्थापन लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक का लिखा, ये A से C का विस्थापन हमने कितना लिखा, √3 है। तो विस्थापन आ गया। अब हमें यहाँ पे औसत चाल का परिमाण और निकालना है, और औसत चाल का परिमाण क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो देखिए समय हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, विस्थापन हो गया √3a और इसको हमने समय से भाग दे दिया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे बच रहा है 2/v, तो v कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, और उसकी वैल्यू कितना आ गया, √3v/2। तो इस तरीके से हमने a से c तक हमारी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगला पार्ट सॉल्व करना है a से लेकर d तक। तो जब हम A से लेकर D तक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम अगर दूरी की बात करें तो A से B, B से C और C से D कुल कितना दूरी हमने तय किया है, तो A प्लस A प्लस A। तो हमारी दूरी कितनी हो गई, तो दूरी देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 3A। ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, A से D तक का। और अगर हम यहाँ पे समय कैलकुलेट करना चाहें तो दूरी बटा चाल, तो हमने क्या लिखा है इसको, 3a/v, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। पर अब हमें यहाँ पे विस्थापन कैलकुलेट करना है A से D तक का, तो चलिए इसका भी विस्थापन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। A से D तक का विस्थापन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को बाहर बना के आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बनाया है, और ये हो गया A और ये हो गया D, ये वाला बिंदु B और ये बिंदु कितना हो गया C। ये कोण भी हमें पता है 120 डिग्री है, और ये कोण भी कितना है, 120 डिग्री। हम यहाँ पर बिंदु B से इस AD रेखा पर एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। वैसे ही बिंदु C से इस रेखा पर हमने एक लंब ड्रॉ कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर यह भी प्रूफ कर सकते हैं कि BC जो है वो AD के समांतर है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि BC जो है वो A के बराबर हो गया, और उसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट है ये भी A के बराबर हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए R हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, S। अब यहाँ पे समझने की बात है, हमने कुछ देर पहले समझा था कि ये कोण 120 डिग्री है, तो ये पूरा कोण जो है ये 120 डिग्री है, और ये वाला कोण हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण है 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो इस कोण को हम 60 डिग्री कहेंगे। अब आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा यहाँ पे कि हमने कुछ देर पहले यहाँ पर इस कोण को 30 डिग्री बोला था, और अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कोण हमने 30 डिग्री बोला था वो ये कोण था। देखिए वो AC वाली रेखा के साथ में AB का कोण था, पर इस बार हम AD रेखा का AB रेखा के साथ में कोण कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो कोण कितना आया, 60 डिग्री। ये देखिए ये कौन सी रेखा है, AD, और पिछली बार कौन सी रेखा लिया था हमने, AC। तो AC रेखा जो कोण बना रही थी वो 30 डिग्री था, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और AB जो है इसकी लंबाई कितनी है वो हमें पता है, ये समषटभुज है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, A। ये हो गया हमारे पास में कर्ण, और AR को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आधार। हम जानते हैं, हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा, और उसी फॉर्मूले पर हमने यहाँ पर AR की लंबाई निकाली, और वो कितना हो जाएगा, A cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री को सॉल्व करते हैं तो 1/2 आता है, तो ये हो जाता है A/2।
तो ए आर की लंबाई कितना हो गया, a/2। वैसे ही अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो ये कोण भी 60 डिग्री बनेगा उसी प्रकार से, और CDS जो ट्राइंगल है वो ABR ट्राइंगल की ही तरह होगा। मतलब दोनों ट्राइंगल्स को हम सर्वांग सम कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कह सकते हैं। और SD की वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार से तो कितना आने वाला है, a/2 आ जाएगा। पर हमें AD रेखा की लंबाई ज्ञात करनी थी जो कि हमारा विस्थापन होगा, और AD रेखा की अगर हम लंबाई कैलकुलेट करते हैं तो a/2 प्लस a प्लस a/2, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जवाब आता है 2a। तो हमने AD रेखा की लंबाई कितना कैलकुलेट किया है, 2a, और उसी को हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए AD का हमने लंबाई कितना लिया, सीधी सरल रेखा का 2a, और वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब हम यहाँ पे औसत चाल कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉरी औसत वेग का परिमाण हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या होने वाला है, विस्थापन को समय से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a/3a/v। और यहाँ पे देखिए वापस क्या होने वाला है, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं एक बार। इसको आप लिखेंगे तो 2a/3a/v, और देखिए यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं तो ये होने वाला है 2v/3। तो ये हमारे पास में जवाब आ जाएगा। अब हम वापस चलते हैं, A to D हमने बात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका पार्ट है उसमें हमें A to E बात करना है। और A to E में अगर हम चलते हैं तो देखिए A to E में अगर हम चलेंगे तो जब दूरी की बात होगी तो हम यहाँ पे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो दूरी कितना हो जाएगा, 4a। तो देखिए यहाँ पे हमने दूरी कितना लिखा है, 4a लिखा है। अब बात आ गई समय की, तो समय कैसे निकाला, दूरी बटा चाल, तो समय कितना आ गया, 4a/v। फिर हमें बात करनी है विस्थापन की। तो विस्थापन जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो विस्थापन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। विस्थापन A to E जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो A to E का विस्थापन वही होगा जो A to C का होगा। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ABC ट्राइंगल को देखिए और AFE ट्राइंगल को देखिए, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो हम यहाँ पर देखिए AB साइड AF के बराबर हो गया, BC साइड EF के बराबर हो गया। ये कोण 120 डिग्री, ये कोण भी 120 डिग्री। सिमिलरली ये कोण 30 डिग्री होगा तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, और ये कोण 30 डिग्री होगा तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि AC का जो लंबाई आया था वही AE का लंबाई होगा। और AC का विस्थापन हमने कितना लिखा था, तो AC का विस्थापन हमने लिखा था √3 है, इसलिए हमें दोबारा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। और हम AE का जो विस्थापन है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे √3 है, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं औसत वेग का परिमाण। तो औसत वेग का परिमाण जब हम लिखते हैं तो विस्थापन बटा समय, देखिए समय हमारे पास में है और विस्थापन हमने ऑलरेडी किसके बराबर लिया, AE का विस्थापन वही होगा जो AC का विस्थापन है। तो यहाँ पर हमने लिखा विस्थापन बटा समय, और उसको A से कैलकुलेट किया, कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास में जवाब कितना आ गया, √3/4 × v। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। एंड द लास्ट वन, अब हमें बात करनी है A to F। ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, कुछ ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए। और ये बात हम बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें इतना ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हमसे एक्सपेक्टेड हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मैथमेटिक्स है। यस, मैथमेटिक्स तो है, पर ऐसी मैथमेटिक्स हमें फिजिक्स में आनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। तो अब हम बात करें A to F की। तो A to F की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप दूरी की बात करोगे तो क्या मैं दूरी A to F की दूरी A ले सकता हूं क्या, नहीं। हमने पढ़ा है दूरी बराबर होता है पथ की कुल लंबाई। तो क्या पार्टिकल A से F गया है,
डायरेक्टली नहीं। पार्टिकल कैसे गया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। तो मुझे ये पथ की लंबाई कैलकुलेट करनी होगी। तो अगर आप देखेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर दूरी कितना आ जाता है, 5। अब हम समय कैलकुलेट करेंगे तो दूरी बटा 4, ये हमारे पास में समय आ गया। अब बात आ जाती है विस्थापन की। अगर आप विस्थापन की बात करें बिंदु ए से बिंदु एफ की, तो हमने पढ़ा है विस्थापन दोनों बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। वहां पर पथ की लंबाई का कोई रोल नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया, बिंदु एफ हमारा अंतिम बिंदु है और बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु है। तो जब मैं ए से एफ का विस्थापन कैलकुलेट कर रहा हूं तो हमने ए से एफ को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया और डायरेक्टली ज्वाइन करने पर हमारी लंबाई कितनी है, ए, यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर विस्थापन ए से एफ का विस्थापन कितना हो गया, ए। अब बात आ गई औसत वेग के परिमाण की। औसत वेग का परिमाण कैसे निकालेंगे, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन कितना था, a, और फाई a बाई वी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, v बाई फाई। कैसे मिल रहा, देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो रहा है 1/5 बाई वी, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो v कहाँ चला जाएगा, अंश में, न्यूमरेटर में चला जाएगा और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, v बाई 5। तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें हम दूरी निकालना सीख रहे हैं, समय निकालना सीख रहे हैं, फिर हमने विस्थापन निकाला और फिर हमने औसत वेग का परिमाण निकाला। ध्यान दीजिए, अगर आप औसत वेग का परिमाण निकालना चाहते हैं तो ये कोई नया होमवर्क नहीं हो गया। अगर आपने विस्थापन निकाला और आपने समय निकाल लिया है तो फिर औसत वेग का परिमाण निकालना बहुत आसान है। फिर क्या करना, हमें विस्थापन को सिर्फ समय से भाग देना था। तो हमारा जो होमवर्क है वो कहां पर था, समय पर और विस्थापन पर। उसके बाद में हमने औसत वेग का परिमाण कैसे निकाला, सिर्फ हमने उसका रेशियो ले लिया, अनुपात ले लिया और हमारे पास में औसत वेग का परिमाण आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न हम जब भी हमारे होमवर्क में आएंगे तो उनको इसी तरीके से डील करेंगे।